नमस्कार, गुड मॉर्निंग। टाइम्स नाउ भर देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में। एक बार फिर से मैं हूं श्वेता श्रीवास्तव। तो हिट खबरों का ये सुपर हिट बुलेटिन शुरू हो चुका है, जिसमें देश, दुनिया, राज्य, शहर हर खबर आप तक पहुंचाएंगे ताकि आप रहे दिन भर के लिए फुल अपडेट। और देखिए हम कैसे खबर पहुंचाते पहुंचाते वॉक भी कर रहे हैं, तो आप भी खबर सुनते सुनते वॉक कर सकते हैं और रह सकते हैं बिल्कुल फिट। और एक बड़ी खबर इस वक्त बिहार के मुजफ्फरपुर से सामने आ रही है, जहां अंधाधुंध फायरिंग हुई है। जी हाँ, ब्रेकिंग न्यूज ये कि प्रॉपर्टी डीलर की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं बिहार की, जहां पर प्रॉपर्टी डीलर की गोली मारकर हत्या कर दी। 5 लोगों को गोली मारी गई है, 2 लोगों की उसमें से मौत हो गई। अज्ञात बदमाशों ने इस पूरी की पूरी वारदात को अंजाम दिया है। तो फायरिंग की वजह से अफरा तफरी मच गई। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं बिहार का मुजफ्फरपुर, जो गोलियों की दंदनाहट से सहम उठा। यहाँ पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई, गोलीबारी हुई है। एक प्रॉपर्टी डीलर निशाने पर था, ये भी बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस इस मामले में एक्शन तेज कर चुकी है। तो अंधाधुंध फायरिंग बिहार के मुजफ्फरपुर में की गई है। प्रॉपर्टी डीलर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। 5 लोगों को गोली मारी गई, जिनमें 2 की मौत हो गई है। अज्ञात बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया है। तो इस तरीके की घटनाओं को देखते हुए बिहार की कानून व्यवस्था पर एक बार फिर से सवाल उठ रहे हैं कि दिन दहाड़े कैसे आखिर यहाँ पर गोलियां चलाई जाती हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हुए बात करते हैं बाढ़ और बारिश की, क्योंकि आधा हिंदुस्तान मूसलाधार बारिश का प्रहार झेल रहा है। गली मोहल्ले दुकान सब कुछ जलमग्न नजर आ रहे हैं। और बात करें अगर महाराष्ट्र की खास करके, तो महाराष्ट्र के कई ऐसे जिले हैं जहां पर बारिश को लेकर के अलर्ट जारी कर दिया गया है। जल प्रलय को लेकर के क्या अलर्ट जारी किया है मौसम विभाग ने, आप भी देखिए। पानी की रफ्तार और धार को देखिए। सैलाब में फौलादी सड़कें भी बह गई। मानसून महाराष्ट्र के लिए आफत बन गया है। राज्य में जहां एक और रायगढ़ जिले के इरशालवाड़ी गांव में हुए भूस्खलन स्थल पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, तो वहीं दूसरी ओर नांदेड़ जिले के 12 गांव में बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई है। जल तांडव की ये तस्वीरें महाराष्ट्र के नांदेड़ की हैं। यहाँ भारी बारिश की वजह से सड़क सैलाब में बह गई, जिसके बाद 300 छात्र रास्ते में फंस गए। प्रशासन ने जेसीबी की मदद से सभी छात्रों का रेस्क्यू किया। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में भी भारी बारिश से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। यहाँ इतनी बारिश हुई कि दत्त मंदिर में बाढ़ का पानी घुस गया। कोल्हापुर जिले में लगातार हो रही बारिश से पंचगंगा और कृष्णा नदी उफान पर है। हालात ऐसे हैं कि मंदिरों में पानी भर गया है। मंदिर में भले ही पानी ने कब्जा जमा लिया हो, लेकिन सैलाब पर आस्था भारी नजर आ रही है। श्रद्धालु पानी में घुसकर मंदिर में पूजा अर्चना कर रहे हैं। मुंबई में भी बारिश से हाल बेहाल है। रुक रुक कर हो रही बारिश के बाद मरीन ड्राइव पर भारी ट्रैफिक जाम की स्थिति बन गई। मुंबई में सिर्फ इलाकों के नाम बदल रहे हैं, पर मूसलाधार बारिश के बाद बने हालात नहीं बदल रहे। तस्वीरें नवी मुंबई की हैं, जहां तेज बारिश के बाद सड़कें दरिया बन गई हैं। स्थानीय लोगों को घरों से बाहर निकलने से पहले कई बार सोचना पड़ रहा है। अब आपको दिखाते हैं मुंबई का किंग सर्कल, जो तालाब में तब्दील हो गया है। तालाब में तब्दील ये तस्वीरें, यहाँ पर घुटने से ऊपर तक का पानी है, लेकिन कोनों में जाना सुरक्षित नहीं है। और आप देख पाएंगे, आपकी नजर जहाँ तक पहुँचेगी आपको लोगों का संघर्ष नजर आएगा। वहीं कल्याण, ठाणे, डोंबिवली, अंबरनाथ जैसे बड़े इलाके बारिश के पानी से घिरे हुए हैं, तो बारिश के कारण लोकल ट्रेन और सड़क यातायात भी बाधित हो गया है। अगले 24 घंटों में महाराष्ट्र में भारी से बहुत भारी बारिश होगी और इसके चलते राज्य के कुछ हिस्सों के लिए ऑरेंज, रेड और येलो अलर्ट जारी किया गया है। और 2 दिन पहले हमने खबर दिखाई थी महाराष्ट्र के रायगढ़ से ही, जहां पर भूस्खलन की वजह से कितनी बड़ी तबाही आई थी। अब खबर ये मिल रही है कि उसमें 22 से शव उस मलबे के नीचे से निकाले जा चुके हैं। हालांकि मूसलाधार बारिश की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में भी दिक्कत आई, यानी कि अगर एक बार फिर से रेस्क्यू ऑपरेशन तेज हुआ तो मृतकों का आंकड़ा भी बढ़ सकता है। महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के इरशालवाड़ी गांव में भारी बारिश के बाद हुए भूस्खलन से 22 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 86 लापता बताए जा रहे हैं। पहाड़ की गोद में बसे इरशालवाड़ी में रुक रुक कर हो रही तेज बारिश के चलते रेस्क्यू ऑपरेशन में काफी दिक्कतें आ रही हैं। बचाव अभियान में लगी एनडीआरएफ की टीमों के सामने बड़ी चुनौती है, क्योंकि भारी बारिश की वजह से पहाड़ी इलाकों में रोशनी कम है। बचाव अभियान में ट्रेन्ड डॉग्स की मदद भी ली जा रही है। इरशालवाड़ी प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर है और मुंबई से करीब 80 किलोमीटर दूर पहाड़ी ढलान पर स्थित एक आदिवासी गांव है। इस गांव में कुल 228 परिवारों के घर हैं।
जिनमें से करीब 22 लोगों के शव बरामद किए जा चुके हैं, जबकि अन्य 93 के बारे में पता लगाया जा चुका है। तो वहीं 119 से ज्यादा ग्रामीण अब भी लापता हैं। 2 दिन पहले हुए भूस्खलन के बाद से एनडीआरएफ की कम से कम 4 टीमों ने घटनास्थल पर पहुंचकर बचाव कार्य शुरू किया। साथ ही ठाणे आपदा मोचन बल के साथ स्थानीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और रायगढ़ पुलिस की टीम भी बचाव कार्य में जुट गई है। तो पहाड़ से लेकर मैदान तक मूसलाधार बारिश ने भारी तबाही मचाई हुई है। कहीं पहाड़ दरक रहे हैं, हाईवेज बंद हैं और मैदानी इलाकों में भी मुश्किलों में इजाफा हो रहा है। और बात हिमाचल प्रदेश की करें तो जहां पर बादल फटने से हालात सामान्य होने चाहिए थे, लेकिन वहां पर हालात और बिगड़ते जा रहे हैं। और यही हालात बने रहे आने वाले दिनों में तो पहाड़ में बारिश होती रही तो मैदानी इलाकों में भी सैलाब आ सकता है। हिमाचल प्रदेश में कुदरत ने एक बार फिर तांडव मचाया है। पहले चंबा, फिर किन्नौर और अब मलानी में बादल फटा। पानी की विनाश लीला को देखिए, कैसे पानी दीवारों को तोड़कर सब कुछ बहा ले जाने पर आमादा है। बीती रात मनाली के जगत सुख में बादल फटने से नालों में उफान आ गया। पानी और मलबा सैलाब बनकर कहर बरपाते हुए तेजी से पहाड़ियों से नीचे आने लगा। पहाड़ों पर बादल फटने से करजा नाले ने भारी तबाही मचाई है, तो वहीं नेहलू नाले का पानी लोगों के घरों में घुस गया, जिसके बाद लोगों में हड़कंप मच गया। हालांकि जान माल के नुकसान की कोई खबर नहीं है। सड़कों पर मलबा और पत्थर जमा होने से वाहनों की आवाजाही रुक गई है। मनाली की जो खूबसूरत वादियां पर्यटकों से गुलजार रहती थीं, वो आज कुदरत की जबरदस्त मार झेल रहा है। पूरे हिमाचल पर हो रही आफत की बारिश से हुए जान माल के नुकसान की बात करें तो अब तक 130 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है। राज्य भर में 4500 से ज्यादा घर तबाह हो चुके हैं। 1300 से ज्यादा गौशालाओं में टूट फूट हो चुकी है। आफत अभी टली नहीं है। मौसम विभाग ने हिमाचल में अगले 4 दिनों तक भारी बारिश के चलते येलो अलर्ट जारी किया है। तो ये तो रही हिमाचल प्रदेश की बात, लेकिन हालात वहां पर जम्मू कश्मीर में भी ज्यादा ठीक नहीं है। बारिश लगातार हो रही है, नदियां उफान पर हैं। गांदरबल में लैंडस्लाइड की जो तस्वीरें सामने आई है वो वाकई आपको खौफ से भर देंगी और इन तस्वीरों को देखकर आप समझ पाएंगे कि पहाड़ी इलाकों में बार बारिश ने कैसे कहर मचा रखा है। पानी को रास्ते की जरूरत नहीं होती, बल्कि वो खुद ब खुद अपना रास्ता बना लेता है। पानी जब आक्रोश में होता है तो फौलादी दीवारें भी टूट जाती हैं। ये तस्वीर इसी की तस्दीक है। पानी के कोहराम की ये तस्वीरें जम्मू कश्मीर के गांदरबल जिले की हैं। एक तरफ आसमान से आफत की बारिश हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बारिश की वजह से जगह जगह लैंडस्लाइड हो रहा है। पहाड़ों पर नॉनस्टॉप बारिश से खन्ना गांव में बाढ़ आ गई है। पानी के साथ मलबा बहकर तेजी से नीचे आने लगा। घरों में पानी और मलबा घुसने से लोगों में हड़कंप मच गया। गांदरबल में मॉनसून कयामत बनकर बरस रहा है। पहाड़ तोड़ बारिश से पूरे इलाके में पानी और कीचड़ भर गया, तो वहीं फसलें भी सैलाब में बह गई। हालांकि किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। अब बात राजस्थान की करते हैं, जहां शहर से लेकर गांव तक कई जिले ऐसे हैं जो जलमग्न नजर आ रहे हैं। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त कर रखा है। जी हाँ, जोधपुर की सड़कें भी ऐसी हो चुकी हैं कि हर तरफ पानी ही पानी भरा है और लोग अपने घर पर बैठे हैं, क्योंकि बाहर निकल करके अपना कामकाज वो नहीं निपटा सकते। मौसम की बेरुखी ऐसी है कि वहाँ पर मुश्किलें जो है लोगों की वो बहुत बढ़ती जा रही है। मकान, दुकान, बाजार, गाड़ियां, सब कुछ बह रहा है। आलम यह है कि पानी के रास्ते में जो भी आ रहे हैं वो बस पानी में समा रहा है। भीषण बाढ़ के कहर का ये मंजर राजस्थान के जोधपुर से सामने आया है। जोधपुर में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश हुई, जिसके बाद शहर का हाल कुछ इस तरह हो गया कि लोग जहां थे वहीं के वहीं रह गए। सड़कों पर खड़े स्कूटर, मोटरसाइकिल खिलौने की तरह बहने लगे। कटला, अड्डा बाजार, त्रिपोलिया बाजार और घंटाघर इलाकों में पानी ने कब्जा जमा लिया। शहर के अंदर कई टू व्हीलर और गाड़ियां पानी में बहती दिखाई दी। गलियां नदी की तरह उफनती नजर आईं। अब राजस्थान के ही श्री गंगानगर जिले के हालात देख लीजिए। जिले के आसपास की सभी झील और नदियों का जलस्तर बढ़ता जा रहा है, जिसके बाद सूरतगढ़ इलाके में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। झील और नहरों के आसपास बसे गांव डूब गए हैं। लोगों को गांव से बाहर जाने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ रहा है।
तो वहीं मेन शहर में सड़कों पर जल भराव दिखा और जिंदगी जल जमाव के बीच संघर्ष करती हुई नजर आई। मौसम विभाग के मुताबिक राजस्थान में अभी मानसून अगले सप्ताह तक एक्टिव रहेगा। राज्य के अलवर, नागौर, अजमेर, उदयपुर, जयपुर, दौसा, करौली, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा, इंद्रप्रस्थ, डूंगरपुर समेत कई जिलों में 1 से 1.5 इंच तक बरसात हुई है। दीपिका, अक्सर हम ये देखते हैं कि जिन लोगों को ड्राइविंग का शौक होता है उन्हें रफ्तार से खेलना बहुत पसंद होता है, लेकिन यही रफ्तार अपने साथ साथ दूसरों की जिंदगी पर भी भारी पड़ सकती है। क्योंकि जयपुर में एक सरकारी बस ड्राइवर की लापरवाही की वजह से लोगों की जान पर बात बनाई, क्योंकि बस ड्राइवर ने इतनी जोर से टक्कर एक कार को मारी कि वो कार हवा में उड़ गई। तेज रफ्तार किस कदर कहर बरपा सकता है, ये तस्वीर उसका नमूना भर है। सड़क पर आपकी लापरवाही किसी और के लिए भी मुसीबत बन सकती है। अब आप इस तस्वीर को गौर से देखिए। तस्वीर में आपको 2 बस आती हुई दिख रही होगी, लेकिन जब आप गौर से देखेंगे तो 2 बसों के बीच एक कार भी दिखाई देगी। अभी तक सब कुछ सामान्य लग रहा है, तभी अचानक पीछे से आ रही दूसरी बस सामने चल रही कार को टक्कर मारती है। वो कार को कुछ दूर घसीट कर ले जाती है। टक्कर इतनी जोरदार होती है कि कार डिवाइडर से टकराकर पलटते हुए सड़क के दूसरी ओर आ जाती है। टक्कर के बाद बस ड्राइवर सीधा निकल जाता है। हादसे के बाद कार का गेट अचानक खुलता है और उससे एक शख्स बाहर आता है। तभी एक महिला भी कार से बाहर आती है। स्थानीय लोग भी रेस्क्यू के लिए कार की तरफ दौड़ते हैं। यह मामला जयपुर के चौमू थाना इलाके के NH52 का है, जहां लोक परिवहन की बस ने स्विफ्ट कार को टक्कर मार दी। इस हादसे में कार सवार 5 लोग घायल हो गए। पुलिस ने नाकाबंदी कर बस को भी जब्त कर लिया है। और चलिए अगली खबर उत्तर प्रदेश के मेरठ की आपको दिखाते हैं, जहां पर बीच सड़क पर हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। स्कूटी की टक्कर क्या हुई, वकीलों ने हंगामा शुरू कर दिया। एक शख्स की जमकर पिटाई की और पूरा मामला क्या था वो आप इस रिपोर्ट के जरिए जान लीजिए। बीच सड़क पर एक शख्स की जमकर पिटाई की जा रही है। 1-2 नहीं बल्कि उसको बैक टू बैक कई थप्पड़ मारे जा रहे हैं। 6 से 7 लोगों का झुंड उस शख्स को पीट रहा है। तस्वीरें मेरठ के सिविल लाइन क्षेत्र के कमिश्नरी चौराहे की हैं, जहां पीड़ित शख्स ने स्कूटी से एक वकील की कार में टक्कर मार दी। इसके बाद विवाद इतना बढ़ा कि कई वकीलों ने एक शख्स की सड़क पर गिराकर पिटाई कर दी। मारपीट के दौरान गाली गलौज करते हुए युवक के साथ बदसलूकी की। इसके बाद तस्वीरों में दिख रहे वकील युवक को अपने साथ पुलिस स्टेशन लेकर पहुंच गए, जहां मनमानी कर रहे वकीलों ने पुलिस की भी एक नहीं सुनी और युवक को तुरंत हवालात में बंद कर रिपोर्ट दर्ज करने की मांग करने लगी। वकीलों के रवैये पर थाना प्रभारी ने पूरी जांच के बाद रिपोर्ट दर्ज करने की बात कही तो वकील आपा खो बैठे और थानेदार पर भी बदसलूकी का आरोप लगाते हुए सस्पेंड करने की मांग करने लगे। वकीलों की खुलेआम दबंगई का वीडियो सामने आने के बाद कार्रवाई की मांग की गई। इस घटना के बाद वकीलों ने थानेदार के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित किया और पूरे दिन कचहरी में कोई कामकाज नहीं होने दिया गया। अब बात उत्तर प्रदेश की करते हैं, जहां योगी मॉडल की वजह से छोटे हो या बड़े अपराधी थर थर कांप रहे हैं और आए दिन ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं जब अपराधी गले में तख्तियां डाल करके पुलिस थाने पहुंच जाते हैं ताकि पुलिस की गोली से बच सकें। और ऐसी ही एक वारदात फिरोजाबाद से भी सामने आई है, जिस पर पुलिस ने क्या एक्शन लिया वो दिखाती हमारी ये रिपोर्ट देखिए। अपराधियों में पुलिस का ऐसा खौफ होना चाहिए कि वो खुद चलकर पुलिस स्टेशन पहुंच जाएं। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने ऐसा मॉडल लागू किया है कि या तो अपराधी राज्य छोड़ दे रहे हैं या फिर पुलिस के सामने सरेंडर कर दे रहे हैं। पुलिस ने अपराधियों के अंदर अपना खौफ कायम कर दिया है। 2 अपराधियों ने फिरोजाबाद के शिकोहाबाद कोतवाली पहुंचकर खुद सरेंडर कर दिया। इन अपराधियों पर चोरी की कई घटनाओं में शामिल होने का आरोप है। ये दोनों लंबे समय से फरार चल रहे थे। इनमें से एक आरोपी नाबालिग है। एनकाउंटर के डर से ये दोनों अपराधी गले में तख्ती डालकर थाने पहुंचे और अपना गुनाह कबूल कर लिया। लगातार अभियुक्तों के यहाँ दबिश दी जा रही थी। गिरफ्तारी के डर से आज सिकोहाबाद में सरेंडर किए हैं और उसमें गिरफ्तार करके इनको चालान करके जेल भेजा गया है। इसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। पुलिस अब इन दोनों आरोपियों को जेल भेजने की तैयारी कर रही है। यूपी में अपराध को कंट्रोल करने का योगी सरकार का ये मॉडल कमाल का है।
लव जिहाद से जुड़े मामलों को लेकर के योगी सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत काम कर रही है और यही वजह है कि एक के बाद एक लव जिहाद के कई मामलों का खुलासा भी हो रहा है। और खास बात ये भी है कि शिकायत जो पीड़िता हैं वो भी हिम्मत कर पा रही हैं केस दर्ज करवाने की। गाजियाबाद से एक ऐसा मामला सामने आया है जहां एक पीड़िता पुलिस थाने पहुंची और जबरन धर्म परिवर्तन का आरोप लगाया। इसके बाद पुलिस की जांच इस मामले को लेकर तेज है। यूपी के गाजियाबाद जिले से धर्मांतरण और कथित लव जिहाद का सनसनीखेज मामला सामने आया है। युवती का आरोप है कि दीपक नाम के शख्स ने उसे झूठ बोलकर प्रेम जाल में फंसाया और फिर उसका शारीरिक शोषण किया, लेकिन जल्द ही आरोपी के चेहरे से नकाब उतर गया। युवती जिसे दीपक समझकर जिंदगी के सपने देख रही थी वो खालिद चौधरी निकला। मिलने के बाद जब हम रिलेशन में आए तो मुझे पता चला कि वो एक मोमडन लड़का है, उसका नाम खालिद चौधरी है, जो गाजियाबाद मिर्जापुर में रहता है। और जब मेरे को पता चला कि वो एक मुस्लिम है तो मैंने उसके साथ अपने सारे रिश्ते तोड़ने चाहे। तो उसके लिए वो मुझे धमकी देने लगा कि मेरे फोन में तुम्हारी बहुत सी वीडियो है और फोटो है और मैं एक बहुत बड़ा पत्रकार हूँ, अगर मेरे साथ रिश्ता नहीं रखा तो मैं उनको सबको वायरल कर दूंगा और तुम्हारी बहुत बदनामी कर दूंगा। युवती का आरोप है कि खालिद ने उस पर धर्म बदलने का दबाव बनाया और उसे गोमांस खाने को भी मजबूर किया। एक दिन उसका बर्थडे था 8 अगस्त को, वो मुझे निजामुद्दीन मस्जिद ले गया। वहाँ पर ले जाकर वो मेरा धर्म परिवर्तन कराने लगा। जब मैंने इसका विरोध किया वहाँ पे वो मुझे जबरदस्ती बीफ खिलाने लगा कि आज से तुम्हारा नाम सुखदेवी से आयात रख देते हैं और तुम्हारा धर्म परिवर्तन हो जाएगा। तो जब मैंने इसका विरोध किया तो वो घर लाकर उसने मुझे बहुत मारा पीटा। युवती का आरोप है कि गर्भवती होने के बावजूद खालिद उसे शारीरिक तौर पर प्रताड़ित करता रहा, जिसके चलते गर्भ में ही बच्चे की मौत हो गई। कुछ महीने बाद जब मैंने उसे बताया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ तो उसने मुझे बच्चा गिराने का दबाव बनाने लगा। युवती के बयान के आधार पर पुलिस ने गंभीर धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। FIR पंजीकृत किया और टीमों का गठन करके अभियुक्त को जल्द से जल्द गिरफ्तार करके आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। तो नाम बदलकर दोस्ती और उसके बाद धोखे की कहानियां लगातार सामने आ रही हैं और खास तौर पर देखा जा रहा है कि हिंदू लड़कियों को टारगेट किया जाता है और उनकी जिंदगी बर्बाद करने का जो नया ट्रेंड शुरू हो चुका है, अलग अलग शहरों से इसकी खबरें भी सामने आ रही हैं। एक मामला दिल्ली से भी सामने आया, राजधानी दिल्ली से जरा सोचिए, जहाँ पर एक नाबालिग के साथ रेप भी किया गया। पूरा मामला क्या है इस रिपोर्ट में देखिए। देश भर में लव जिहाद और केरल स्टोरी जैसी घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। आए दिन देश के अलग अलग हिस्से से नाम बदलकर धोखा देने की कहानी सामने आ रही है। ताजा मामला दिल्ली के निहाल विहार का है, जहां नाम बदलकर धोखा देने और रेप करने का मामला सामने आया है। इस मामले की भनक जैसे ही हिंदू संगठनों को मिली, उन्होंने थाने पहुंचकर जमकर हंगामा किया। दिल्ली के चंदन विहार इलाके के रहने वाले अमन ने नाम बदलकर नाबालिग हिंदू लड़की से दोस्ती की। करीब 3 साल की दोस्ती के दौरान अमन ने अपनी पहचान छुपाई। दोस्ती का फायदा उठाकर अमन ने जून 2022 में बर्थडे के मौके पर नाबालिग के साथ रेप किया। उसके बाद वो पीड़िता को लगातार धमकी देता रहा, पीड़िता के साथ मारपीट की और उसकी प्राइवेट तस्वीर वायरल करने की धमकी देता रहा। इसके बाद आरोपी ने पीड़िता के साथ कई बार रेप की घटना को अंजाम दिया। लड़की ने ये बात अपनी बहन को बताई, जिसके बाद परिजनों ने थाने पहुंचकर मामला दर्ज कराया। मामले की भनक जैसे ही हिंदू संगठनों को मिली, वो थाने के बाहर जमा हो गए। पुलिस ने आरोपी को पॉक्सो एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया है। और वाराणसी जिला कोर्ट ने कल ज्ञानवापी को लेकर के एक बड़ा फैसला दिया, जिसे हिंदू पक्ष के लोग जीत मान रहे हैं और मुस्लिम पक्ष के लोग इसे चुनौती देने की बात कर रहे हैं। तो कोर्ट ने दरअसल कल ज्ञानवापी परिसर की SI जांच की मांग को हरी झंडी दे दी है। अब इस फैसले का इस पूरे मामले पर क्या असर होने जा रहा है, वो इस रिपोर्ट के जरिए आप समझ लीजिए। सावन महीने में शिव भक्तों को बड़ी खुशखबरी मिली है। वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर जिला अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने मस्जिद परिसर के वैज्ञानिक सर्वे कराने की इजाजत दे दी है। हिंदू पक्ष ने जिला अदालत में याचिका दायर कर मस्जिद परिसर का सर्वे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से करवाने की इजाजत मांगी थी, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है।
यह बहुत बड़ी जीत है। यह 100 करोड़ हिंदुओं के लिए टर्निंग पॉइंट है, सभी मंदिर समर्थकों के लिए है, सभी सनातन धर्मियों के लिए है। वाराणसी जिला कोर्ट ने ज्ञानवापी परिसर में एसआई सर्वे को मंजूरी दी और कोर्ट के इस फैसले को हिंदू पक्ष की बड़ी जीत के तौर पर देखा जा रहा है। 7-11 वाला आया था इसी साल सावन में, उस समय भी सावन था, इस बार भी सावन में ही 21 अगस्त को फैसला आया है, तो हम लोग के लिए बहुत बड़ी जीत है ये। अब ज्ञानवापी में एसआई सर्वे होगा, लेकिन सवाल यह है कि सर्वे कहां-कहां होगा। तो सबसे पहले इस सवाल का जवाब जान लीजिए। एसआई अब वजूखाने के एरिया को छोड़कर बाकी सभी जगह सर्वे करेगी। सेंट्रल गुंबद के नीचे बने 3 शिखर, ज्ञानवापी परिसर की पश्चिमी दीवार, ज्ञानवापी में मौजूद खंबे, व्यास जी का तहखाना और जिन जगहों को दीवार बनाकर कवर किया गया है, इन सभी जगहों का सर्वे होगा। आज ऑनरेबल कोर्ट ने जो हमारी एप्लीकेशन थी 327 वो अलाउ की है और एएसआई के लिए ऑर्डर किया है, तो अब पूरे परिसर का वजू टैंक को छोड़ के बाकी पूरे परिसर का एएसआई द्वारा सर्वेक्षण कराएंगे। ज्ञानवापी परिसर में वजू खाने के टैंक वाले एरिया को छोड़कर हर एक जगह की जांच की जाएगी। वाराणसी जिला कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 4 अगस्त को होगी और इसी दिन एएसआई की टीम अपने सर्वे के तरीकों को लेकर रिपोर्ट पेश करेगी। सारे अवशेष सारे जो है परिसर जो है हिंदुओं का, हिंदू मंदिर का है, इसलिए ये बहुत बड़ा फैसला है। कोर्ट के फैसले को हिंदू पक्ष अपनी जीत के तौर पर देख रहा है, वहीं मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा है। मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट में भी इस फैसले का विरोध किया। अब सवाल ये भी आपके जहन में होगा कि एएसआई की टीम आखिर सर्वे कैसे करेगी? क्या ज्ञानवापी परिसर की खुदाई की जाएगी या फिर कोई और तरीका होगा सर्वे का? जी हाँ, इस सर्वे को लेकर के किस तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा, ये सब कुछ सारी डिटेल इस रिपोर्ट में है। यहाँ एक सवाल ये भी आता है कि आखिरकार मुस्लिम पक्ष इस फैसले से नाराज क्यों है? इन सवालों के जवाब के लिए आपको इस फैसले के मायने समझने होंगे। पहला मतलब ये कि ज्ञानवापी परिसर में एएसआई सर्वे होगा। दूसरा, ज्ञानवापी मस्जिद कब बनी इसका पता लगेगा। तीसरा, मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई थी तो मंदिर के प्रमाण मिलेंगे। चौथा, सर्वे मिले साक्ष्यों को आधार बनाकर हिंदू पक्ष कोर्ट में आगे अपनी दलील रख सकता है। पांचवा ये कि इससे विवाद सुलझाने का रास्ता साफ होगा। मुस्लिम पक्ष का दावा है कि एएसआई अगर ज्ञानवापी परिसर में सर्वे करती है तो इससे ज्ञानवापी के ढांचे को नुकसान हो सकता है। उस स्थान पे शिवलिंग के रूप में वो कब प्रतिस्थापित किया गया है, इसके जांच के लिए कोई जरूरी नहीं कि उसके सैंपल लिए जाएं। उसके अगल बगल के जो सैंपल बाकी चीजें हैं जिनमें कार्बन की मात्रा हो सकती है, उनका उपयोग करके मैं समझता हूँ कि वो ज्यादा निरपेक्ष भाव से साइंटिफिक टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हैं। एएसआई के साइंटिफिक सर्वे को लेकर कार्बन डेटिंग और रडार टेक्निक का जिक्र किया गया। कार्बन डेटिंग विधि का इस्तेमाल कर किसी भी वस्तु की उम्र का पता लगाया जा सकता है। इसके जरिए लकड़ी, कोयला, चमड़ी, बाल, कंकाल आदि की आयु की गणना की जा सकती है। इस विधि से ऐसी हर वो चीज जिसमें कार्बनिक अवशेष होते हैं उनकी आयु की गणना की जा सकती है। ऐसे में अगर ज्ञानवापी परिसर में मौजूद आकृतियों की आयु 500 साल वर्ष से ज्यादा पाई गई तो मुस्लिम पक्ष वाली थियोरी का दी एंड हो जाएगा। एएसआई के सर्वे में जीपीआर यानी कि ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार या फिर जियो रेडियोलॉजी सिस्टम का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार एक भूभौतिक विधि है। ये सर्वे की मॉडर्न टेक्नोलॉजी में से एक है। इस तकनीक की मदद से जमीन से 15 मीटर नीचे तक की सभी जानकारियां आसानी से मिल जाती हैं। इस तकनीक में खुदाई तभी होगी जब कमेटी इस निष्कर्ष पर पहुंचेगी कि ऐसी खुदाई में निश्चित निर्णय के बाबत अवशेष जमीन के नीचे मिलने की संभावना है। 1 किलोमीटर के जीपीआर सर्वे पर करीब 10,000 रुपए तक का खर्च आता है और इस सर्वे से उन क्षेत्रों को कोई नुकसान नहीं होता है जहां ये सर्वे कराया जाता है। फिलहाल की जा कांग्रेस की अंदरूनी खींचतान खत्म होने का नाम नहीं ले रही और सबसे मुश्किल जो गहलोत सरकार के लिए है दीपिका, वो ये कि वो न सिर्फ विपक्षी नेताओं के बल्कि अपनी पार्टी के विधायकों और मंत्रियों के भी निशाने पर है। और यही हाल रहे तो विधानसभा के चुनाव जो राजस्थान में होने हैं वहाँ पर कांग्रेस पार्टी के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। मणिपुर के वजह राजस्थान के ग्रामीण विकास राज्य मंत्री राजेंद्र सिंह गुढ़ा को मंत्री पद से बर्खास्त कर दिया गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सिफारिश को राज्यपाल कलराज मिश्र ने मंजूर कर लिया। राजेंद्र सिंह गुढ़ा लंबे समय से सीएम गहलोत और सरकार के खिलाफ बयान दे रहे थे। ताजा बयान में उन्होंने गहलोत सरकार को महिला अपराध पर घेरा था। इस तरीके से मणिपुर की जो घटना थी वो शर्मसार है, उसकी सारी निंदा होनी चाहिए। लेकिन हम इतना सा ही तो कहा था कि तो हमें अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। अपना हम 4 महीने बाद में जनता के अंदर बीच में जाएंगे
जनता को हम कैसे फेस करेंगे? इतनी सी बात थी। हम जनता के सामना होगा तो ये सारी चीजें हमारे। राजस्थान में बिगड़ी कानून व्यवस्था को लेकर बीजेपी ने गहलोत सरकार को आड़े हाथों लिया है। महिलाओं के खिलाफ सबसे ज्यादा आपराधिक घटनाएं यहाँ राजस्थान में हुई हैं। महिला होने के नाते मैं आहत हूँ कि मेरी महिलाओं के साथ इस तरीके का राजस्थान के अंदर आज काम हो रहा है। ऐसी सरकार को इस कुर्सी में बैठने का कोई भी अधिकार नहीं है। गुडा जी के वक्तव्यों पे इनको कार्रवाई करनी होती तो आज से 3 महीने पहले ही कह देते, लेकिन गुडा ने जो कुछ कहा है निश्चित रूप से वो सत्य के नज़दीक है कि मणिपुर की घटना की चर्चा करते हैं। अपने राज्य की हालत तो देखें। और बात राजस्थान की ही करेंगे, जहां पर आए दिन शव के साथ प्रदर्शन करने का जो मामला लगातार सामने आ रहा है, उसको देखते हुए गहलोत सरकार ने अब एक कानून बनाने की तैयारी की है। क्या है ये कानून? इस कानून में सजा का क्या प्रावधान होगा और इस कानून को लेकर विपक्ष क्या कह रहा है, ये सब कुछ इस रिपोर्ट में जानिए। गहलोत सरकार विधानसभा चुनाव से पहले एक ऐसा नया कानून लेकर आई है जिसे लेकर राजस्थान में विवाद खड़ा हो गया है। इस कानून के तहत शव को सड़क पर रखकर विरोध प्रदर्शन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। गहलोत सरकार ने विधानसभा में इस संबंधी विधेयक भी पारित करवा दिया है। बताया जा रहा है कि राजस्थान में आए दिन शव के साथ होने वाले धरना प्रदर्शनों पर रोक लगाने के लिए गहलोत सरकार कानून बनाने जा रही है। कानून बन जाने के बाद शव रखकर धरना प्रदर्शन करने वालों के खिलाफ मुकदमे दर्ज होंगे। इसमें 2 साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है। इस विधेयक में ये भी प्रावधान है कि शव के साथ हो रहे धरना प्रदर्शन में अगर कोई नेता शामिल हुआ तो उसे 5 साल की सजा हो सकती है। अगर किसी मृतक के परिजन विदेश में हैं तो ऐसे मामलों में जिला प्रशासन को लिखित सूचना देने पर शव रखने की इजाजत मिलेगी। बीजेपी ने इस कानून को लेकर गहलोत सरकार को आड़े हाथों लिया है। जिस प्रकार का इन्होंने प्रोविजन किया है कि कोई नेता जाएगा तो 5 साल की सजा होगी, कोई परिवार नहीं करेगा तो 2 साल की सजा होगी, 1 साल, ये तो मीसाक से भी अधिक भयंकर। ये बोलने भी नहीं दो, यानी पीड़ित पक्ष को अपना पक्ष भी कहीं नहीं रख पाए, अपने बोल नहीं पाए। मैं समझता हूँ आपातकाल के मीसा की याद दिलाता है। अब युवाओं के लिए एक अच्छी खबर कि देश में आज 44 जगहों पर रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा, जिसमें वर्चुअली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जुड़ेंगे और युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपा जाएगा। जी हाँ, कितने युवाओं की आज किस्मत खुलने वाली है, किसकी कहां पर नियुक्ति होगी, ये सब कुछ इस रिपोर्ट में है। पीएम मोदी आज 70,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। पीएम मोदी सुबह 10:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ेंगे और नियुक्ति पत्र देने के बाद युवाओं को संबोधित भी करेंगे। ये रोजगार मेला देश भर के 44 जगहों पर आयोजित किया जाएगा। केंद्र सरकार के विभागों के साथ साथ राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों में ये भर्तियां की जा रही हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय के मुताबिक देश भर से चुने गए इन युवाओं को अलग अलग पदों पर नियुक्त किया जाएगा। देश भर से चुने गए नए कर्मचारी राजस्व विभाग, वित्तीय सेवा विभाग, डाक विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, रक्षा मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, जल संसाधन विभाग, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के अलावा गृह मंत्रालय सहित सरकार के अलग अलग मंत्रालयों और विभागों में नियुक्त किए जाएंगे। पीएम मोदी की रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के संकल्प को पूरा करने की दिशा में रोजगार मेला एक बड़ा कदम है। रोजगार मेला भविष्य में रोजगार सृजन में बड़ी भूमिका निभाएगा। इतना ही नहीं, युवाओं को उनके सशक्तिकरण और राष्ट्रीय विकास में भागीदारी के लिए सही मौका भी मिलेगा। और चलिए अब बात करते हैं सीमा हैदर की। वही सीमा हैदर जिसको लेकर के जांच एजेंसियां लगातार उससे पूछताछ कर रही है, लेकिन इसी बीच भारतीय नागरिकता दिलाने की मांग भी सीमा हैदर को लेकर के अब उठने लगी है। तो लगातार उठ रहे सवालों के बीच कल हमने सीमा हैदर से खास बातचीत की, आपको हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के जरिए दिखा देते हैं। सचिन के प्यार में सीमा पार कर भारत आई सीमा हैदर के मामले पर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। यूपी एटीएस ने सीमा हैदर से लगातार 3 दिन पूछताछ की। पूछताछ के दौरान सीमा से उसके पासपोर्ट, भारत आने के रूट और उसके मददगारों को लेकर सवाल किए गए। वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रपति से सीमा को भारतीय नागरिकता देने की मांग की गई है। एटीएस की पूछताछ के बाद टाइम्स नाउ नवभारत ने सीमा हैदर से एक्सक्लूसिव बातचीत की। सीमा ने हर मुद्दे पर खुलकर अपनी बात रखी। सबसे अहम सवाल सीमा के पासपोर्ट को लेकर था। नवभारत ने सीमा से जब इसके बारे में सवाल किया तो सीमा का जवाब सुनिए। आपके पास 4-6 पासपोर्ट की जरूरत क्यों? एक फोन टूटता है वो भी पाकिस्तान वाला। वो अब नहीं टूटा सर, वो अब नहीं टूटा।
वो टूटा था साल पहले। रीनो 6 उस फोन का नाम है। जो अब टूटा था वो मेरी छोटी बेटी का था, उससे गिर गया था। जहाँ हम रह रहे थे किराए पे, वहाँ एक छाल जाली सी बनी, उससे गिर गया था नीचे। उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, फिर भी वहीं पड़े हुए हैं। जो भी होगा जाहिर हो जाएगा सर। और पासपोर्ट की बात, अगर आप जाओगे कहीं तो जरूर आपकी फैमिली साथ में, उसके पासपोर्ट भी चाहिए होंगे ना। 6 पासपोर्ट किसके किसके? 4 मेरे बच्चों के थे, एक मेरा, और एक मेरा जो खारिज हो चुका था पासपोर्ट। मतलब पहले नाम सिर्फ सीमा था, ना गुलाम, ना अली, ना कोई लकब नहीं था नाम के आगे पीछे, जैसे निकनेम कहते हैं। सीमा से जब अवैध तरीके से भारत में आने के बारे में नव भारत ने पूछा तो उनका जवाब सुनिए। एक सवाल है कि अगर मामला सिर्फ प्यार का था और आप सिर्फ सचिन के लिए आई, तो गलत इलीगल तरीके से क्यों? पहले दुबई, फिर नेपाल, नेपाल से गलत तरीके से हिंदुस्तान में। सर मैं गलत, सिर्फ एक ही मेरा गुनाह है, नेपाल से भारत आना। तो वीजा आप ले सकती? नहीं मिला, कोशिश करी, ऐसा नहीं मैंने आपने अप्लाई किया था? पहले तो मैंने पहले नेपाल का तो सोचा ही नहीं था। नहीं, आपने वीजा अप्लाई किया करा था। सीमा हैदर का मामला अब जांच एजेंसियों के पास है। जांच के बाद ये तय होगा कि सीमा को सीमा मीना बनकर नई पहचान मिलेगी या उन्हें पाकिस्तान वापस जाना होगा। और अब हमारा शुरू हो चुका है सुपर फास्ट सेगमेंट, जिसमें अपने रिमोट को आप बिल्कुल साइड में रख दीजिए, क्योंकि खबरों से आप पूरी तरह अपडेट हो जाएंगे और आपको खबरों को इतनी फटाफट अंदाज में हम बताएंगे कि सब खबरें आपको पता चल जाएंगी, ताकि आपका एक साथ हो रही मूसलाधार बारिश ने पहाड़ी और मैदानी इलाकों में क्या हाल बना रखा है आपको दिखाते हैं 2 मिनट के सेगमेंट में। महाराष्ट्र के कई जिलों में भारी बारिश और बाढ़ ने तबाही मचा रखी है। ताजा तस्वीरें मुंबई से सटे विरार की हैं, जहां मूसलाधार बारिश के बाद सड़कों पर पानी भर गया। इतना ही नहीं, न्यू विवा कॉलेज परिसर में बाढ़ के पानी के बीच नाव चलाते लोग दिखे। वहीं दूसरी तस्वीरें कोल्हापुर की हैं, जहां कृष्णा और पंचगंगा नदी में जलस्तर बढ़ने के बाद दत्त मंदिर में पानी घुस गया। नांदेड़ में तो बारिश के बीच करीब 300 छात्र ही फंस गए, जिन्हें जेसीबी की मदद से रेस्क्यू किया गया। महाराष्ट्र ही नहीं, उत्तराखंड में भी मूसलाधार बारिश हो रही है। भारी बारिश के चलते कर्णप्रयाग और नैनीताल हाईवे पर लैंडस्लाइड हुई। कई मीटर तक सड़क धरती में समा गई। वाहनों के पहिए थम गए, यातायात पूरी तरह रुक गया, जिसके चलते लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। मौसम विभाग ने कई जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। दूर दूर तक जहां भी नजर जाए सिर्फ पानी ही पानी। ये तस्वीरें गुजरात के द्वारका की हैं, जहां भारी बारिश के बाद कई इलाके पूरी तरह से डूब गए। मजदूर गोदाम के अंदर फंस गए। कड़ी मशक्कत के बाद मजदूरों को बाहर निकाला गया। वहीं सीएम भूपेंद्र पटेल ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लिया और हर संभव मदद का भरोसा दिया। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में बारिश के बाद आई बाढ़ से भारी तबाही देखने को मिली। बाढ़ के पानी ने गांदरबल में ऐसी तबाही मचाई कि घर और सड़कें पानी में लबालब डूबे नजर आए। इतना ही नहीं, बारिश की चपेट में आने से पहाड़ों का मलबा सड़कों पर आ गया, जिसके चलते यातायात बाधित रहा। हिमाचल प्रदेश में बारिश और बाढ़ से हाल बेहाल है। तस्वीरें मनाली की हैं, जहां बादल फटने के बाद चारों तरफ तबाही का मंजर दिखा। घर, दुकान, मकान और खेत खलिहान हर जगह पानी भर गया। कुल्लू में भारी बारिश के चलते अचानक बाढ़ आ गई, जिसके बाद सैंज घाटी में चारों तरफ पानी ही पानी नजर आया। मौसम विभाग ने प्रदेश में येलो अलर्ट जारी किया है। और चलिए आपके समय को बचाते हुए 2 मिनट में दिखा देते हैं देश की आज की सबसे बड़ी खबरें कौन सी हैं। मणिपुर कांड के आरोपियों पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। चारों आरोपियों को 11 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया है। इतना ही नहीं, गुस्साए लोगों ने आरोपी के घर को आग के हवाले कर दिया। तो वहीं सीएम वीरेंद्र सिंह ने कहा है कि दोषियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। मणिपुर मामले को लेकर संसद के दोनों सदनों में भी जमकर हंगामा हुआ। तो वहीं मणिपुर मामले पर प्रियंका गांधी ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला है। प्रियंका गांधी ने कहा है कि मणिपुर जल रहा है, बावजूद इसके सरकार कुछ नहीं कर रही है। तो वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी केंद्र पर निशाना साधते हुए बीजेपी के बेटी बचाओ अभियान पर सवाल उठाया। मणिपुर की घटना सामने आने के बाद पश्चिम बंगाल की बीजेपी सांसद लॉकेट चटर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रो पड़ी। साथ ही उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव के दौरान बंगाल में भी मणिपुर जैसी बर्बरता की गई। लॉकेट चटर्जी ने यौन उत्पीड़न की घटना पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा जानबूझकर अनदेखी करने का गंभीर आरोप भी लगाया। एक के बाद एक घटना घट रही है, लेकिन पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री महिला होके भी चुप है।
आतंकी यासीन मलिक को शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में पेश किए जाने पर जज ने नाराजगी जाहिर की। जस्टिस सूर्यकांत और दीपांकर दत्ता की बेंच ने कहा है कि हमने ऐसा कोई आदेश नहीं दिया था जिसमें कहा गया हो कि उसे व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश होना है। यासीन की पेशी पर अब सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला को चिट्ठी लिखी है। उन्होंने हैरानी जताते हुए कहा कि प्रतिबंध के बावजूद यासीन मलिक को सुप्रीम कोर्ट लाना सुरक्षा में भारी चूक है। दिल्ली पुलिस ने आगामी 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर एक एडवाइजरी जारी की है। इसमें कहा गया है कि दिल्ली में 22 जुलाई से 16 अगस्त तक पैराग्लाइडर, पैरामोटर्स, हैंग ग्लाइडर, माइक्रोलाइट विमान, हॉट एयर बलून, ड्रोन और विमान से पैरा जंपिंग करने पर प्रतिबंध रहेगा। 1973 की धारा 144 का प्रयोग करते हुए स्वतंत्रता दिवस समारोह 2023 के अवसर पर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के अधिकार क्षेत्र में इन सभी चीजों पर रोक लगाई जाती है। बावजूद इसके कोई ऐसा करता है तो उस पर धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी। और कल ज्ञानव्यापी पर बड़ा फैसला आते ही कैसे बदल गया देश का माहौल और क्या अपडेट है इस फैसले को लेकर आपको दिखाते हैं 2 मिनट में। ज्ञानवापी केस में एएसआई सर्वे की इजाजत मिल गई है। वाराणसी कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि विवादित हिस्से को छोड़कर बाकी पूरे कैंपस का साइंटिफिक सर्वे किया जाए। इसके साथ ही कोर्ट ने एएसआई को 4 अगस्त तक सर्वे कर रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए। ज्ञानवापी पर फैसला आते ही साधु संतों में खुशी की लहर दौड़ गई। शंख बजने लगे, जयकारे लगने लगे, भक्तों के चेहरे खिल उठे। बाबा आपकी कृपा से बोले पूरे काशी में जश्न का माहौल है। सब काम हो रहा है। चारों तरफ एक ही आवाज सुनाई दे रही है, बम बम बोल रहा है काशी। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोलो नमः शिवाय। ज्ञानवापी पर फैसला आने के बाद हमारे संवाददाता ने लोगों से बात की। लोगों ने क्या कुछ कहा, सुनाते हैं। फैसला आ गया है भैया, अभी आप खुशियां मना रहे थे। हर महादेव, बहुत बहुत आपको भी बधाइयाँ। खुशी की लहर है। कहाँ से आए हैं आप भैया? गाजीपुर से। गाजीपुर से। जो विवाद चल रहा था, सर्वे के आदेश हो गए हैं और ऐसा ही सर्वे करेगी अलग अलग तरीकों से? नहीं, सर्वे सही हो रहा है सर, सर्वे सही हो रहा है और सरकार का बनारस के लिए बहुत अच्छा काम चल रहा है। ज्ञानवापी में एएसआई सर्वे की इजाजत मिलने के बाद याचिकाकर्ताओं ने मिठाइयां खिलाई, जयकारे लगाए। वहीं हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने कहा कि अयोध्या झांकी है, काशी की तैयारी है और मथुरा अभी बाकी है। अयोध्या तो झांकी है, काशी में तैयारी है और मथुरा की बारी है। देश जानना चाहता है कि सीमा हैदर को लेकर के आखिर जांच एजेंसियों ने क्या सवाल जवाब किए और क्या कुछ आने वाले दिनों में हो सकता है। 2 मिनट में पूरा अपडेट देखिए। पाकिस्तान से 4 बच्चे लेकर अवैध रूप से भारत में दाखिल हुई सीमा हैदर अब भारत में रहेगी या उसे पाकिस्तान डिपोर्ट किया जाएगा, ये कानून तय करेगा। लेकिन सीमा हैदर ने पाकिस्तान जिंदा लौटने से इनकार कर दिया है। सीमा से 2 दिन तक चली एटीएस की पूछताछ के बाद सीमा सचिन वापस रबुपुरा अपने घर आ गए हैं। इस बीच सीमा हैदर ने टाइम्स नाउ और भारत से बात की। आपके पास 6 पासपोर्ट की जरूरत क्यों? एक फोन टूटता है, वो भी पाकिस्तान वाला। वो अब नहीं टूटा सर, वो अब नहीं टूटा, वो टूटा था साल पहले। रीनो 6 उस फोन का नाम है। जो अब टूटा था वो मेरी छोटी बेटी का था, उससे गिर गया था। जहाँ हम रह रहे थे किराए पे, वहाँ एक छाल जाली सी बनी, उससे गिर गया था नीचे। उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, फिर भी वहीं पड़े हुए हैं। जो भी होगा जाहिर हो जाएगा सर। और पासपोर्ट की बात, अगर आप जाओगे कहीं तो जरूर आपकी फैमिली साथ में, उसके पासपोर्ट भी चाहिए होंगे ना। 6 पासपोर्ट किसके किसके? 4 मेरे बच्चों के थे, एक मेरा और एक मेरा जो खारिज हो चुका था पासपोर्ट। मतलब पहले नाम सिर्फ सीमा था, ना गुलाम ना अली, या कोई लकब नहीं था नाम के आगे पीछे जैसे निकनेम कहते हैं, वो नहीं था। तो नेपाल एम्बेसी ने मुझे वीजा नहीं दिया था। फिर दोबारा मैंने बनवाया अक्टूबर में ही। ये झूठ कहा जा रहा है कि सीमा ने 8 मई को पासपोर्ट बनाया, 13 मई को इंडिया पहुंच गई। बिल्कुल सरासर झूठ। इस दौरान सीमा हैदर ने सचिन के लिए गाना भी गाया। प्यार हमारा अमर रहेगा, याद करेगा जहां। सीमा हैदर को लेकर बिहार पुलिस ने अब चुप्पी तोड़ी है और कहा कि सीमा हैदर की एंट्री बिहार के रास्ते नहीं हुई। एडीजी जेएस गंगवार ने क्या कहा, सुनिए। हम लोग बॉर्डर पर लगातार कार्रवाई करते हैं। जिस खास नाम पर आपने चर्चा की है वो संभवतः किसी अन्य राज्य का मामला है, वो बिहार का मामला नहीं है। और आगे बढ़ने से